क्या अयोध्या का मामला फिर से उठ खड़ा हुआ है? पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बाबरी मस्जिद पर दिया गया बयान कि इसका बनना ही बेअदबी थी। इस बयान की आलोचना हुई और अब फिर से अदालत जाने की बातें हो रही हैं। बयानों में बयान गुंथे जा रहे हैं। कानून की दुनिया के एक जाने माने चेहरे ने पूर्व सीजेआई के बयान पर सवाल उठाए हैं। अयोध्या के फैसले को अतार्किक कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डालने की वकालत करती है। क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट होने का मतलब होगा केस का दोबारा खुलना। क्या अयोध्या मामले में इसका कोई स्कोप है? फिर बात करेंगे उस ट्रॉफी की जो हमारी चैंपियन टीम की है, लेकिन पाकिस्तान के एक मंत्री और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी उस पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं। जानेंगे बिहार एसआईआर की फाइनल लिस्ट में कितने नाम घटे और बढ़े, और पी चिदंबरम के एक बयान पर भी बात करेंगे जिसने 14 साल पुराने जख्म को हरा कर दिया है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Bank of India. अयोध्या का जमीन विवाद जिसने दशकों तक देश की राजनीति को प्रभावित किया, एक बार फिर चर्चा में आ गया है। एक इंटरव्यू में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बाबरी मस्जिद के निर्माण को एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन बताया, यानी बाबरी बना करके हिंदुओं की आस्था को छलनी किया गया, उस जगह की धार्मिक पवित्रता को नष्ट किया गया। एक तरफ पूर्व सीजेआई का ये बयान आया और दूसरी तरफ से आने लगे इसके रिएक्शन। लिस्ट में ताज़ा नाम संवैधानिक कानून की दुनिया में जाने माने प्रोफेसर मदन जी गोपाल का। उन्होंने कहा कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान क्यूरेटिव पिटीशन का आधार बन सकता है और अब क्यूरेटिव पिटीशन डालने पर विचार करना चाहिए। इसके कानूनी पहलुओं पर हम आगे बात करेंगे। प्रोफेसर मदन गोपाल के बारे में भी बताएंगे जिनकी बात से ये चर्चा शुरू हुई, लेकिन पहले जानते हैं चेन ऑफ इवेंट्स। आपको मालूम ही है कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ललन टॉप की न्यूज़ रूम में आए थे। इस दौरान अयोध्या भूमि विवाद फैसले की आलोचनाओं को लेकर के भी उनसे सवाल किए गए। आलोचना करने वालों में एक बड़ा नाम वर्तमान में एडवोकेट और उसके पहले जस्टिस की भूमिका निभा रहे मुरलीधर। तो मुरलीधर ने कहा था कि अयोध्या वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता नहीं होने दी, जबकि बात लगभग बन ही गई थी। इस आलोचना के जवाब में चंद्रचूड़ बोले कि कई जज रिटायरमेंट के बाद समाज सुधारक बन जाते हैं। मैं जस्टिस मुरलीधर के बयान से सहमत नहीं हूँ। मीडिएशन रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। मीडिएशन रिपोर्ट पढ़ के ये पता चला कि कोई हल नहीं हुआ है जो एक्सेप्टेबल टू ऑल कम्युनिटीज़ है। सारे पार्टीज़ को मीडिएशन का हल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मीडिएशन में कोई हल नहीं निकला। अब हम क्या कहते, ठीक है और 15-20 साल निकलने दीजिए, मीडिएशन चलता रहेगा। लोग हंस पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट है क्या है। आपने मैटर को सुना है, आपने पूरी बहस सुनी है, अब आपको निर्णय देना है। मीडिएशन हो जाता तो मीडिएशन का हम सेटलमेंट ले लेते। मीडिएशन नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है मीडिएशन नहीं हुआ है और चलने दीजिए 20 साल। मुझे ताज्जुब हुआ कि मुरलीधर साहब जैसे व्यक्ति जो उन्होंने जुडिशरी को देखा है, ये बात कर भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं। सर, उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के इस जवाब पर जस्टिस मुरलीधरन ने फिर से जवाब दिया। हमारे किताब वाला प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा, On 8th March 2019, a panel of 3 mediators was constituted by the Supreme Court. Yes. Not by somebody else. Yeah. Time was granted to complete mediation proceedings, which was extended on 10th May 2019. So we are starting in March, we are in May, 2 months. Since no settlement had been reached, on 2nd August 2019, the hearing of the appeals was directed to commence from 6th August. Appeal की hearing शुरू हो रही है 6th August को. During the course of the hearing, a report was submitted that some of the parties desired to settle the dispute. मैं इनके judgment से पढ़ रहा हूँ. This court, by its order dated 18 September, observed that while the hearings will proceed, if any parties desired to settle the dispute, it was open for them to move the mediators and place a settlement. If it was arrived at before this court. Final arguments, this is so important, final arguments were concluded in the batch of appeals on 16th October 2019. ये डेट हमें याद रखना है क्योंकि जजमेंट का डिलीवरी का डेट है 9th November 2019। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच जस्टिस चंद्रचूड़ का एक और इंटरव्यू हुआ। इसे लिया वरिष्ठ पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने। इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ से पूछा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना कि बाबरी का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर हुआ,
तो फैसला हिंदुओं के पक्ष में कैसे आया। इसी दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ वो बयान दे गए जो हमने आपको एकदम शुरू में बताया। उन्होंने बाबरी निर्माण को बेअदबी तक कह दिया, अपवित्रीकरण की संज्ञा दे दी। फिर इस बयान की आलोचना हुई और जस्टिस चंद्रचूड़ की सफाई भी इस पर आई। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले कि सोशल मीडिया पर यही होता है, एक बयान की क्लिप काटकर दूसरे बयान के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, बातों को संदर्भ से काटकर पेश किया जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अयोध्या वाला फैसला पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित था और कानून सम्मत था। कोर्ट ने पूरे इतिहास को देखा। हालांकि इस सफाई के बाद भी उनकी आलोचनाएं नहीं थमी। आलोचक बार बार कहते रहे कि जस्टिस चंद्रचूड़ का बाबरी वाला बयान उन लोगों का बयान है जो इतिहास का बदला वर्तमान में लेने की वकालत करते हैं। चंद्रचूड़ पर आरोप लगा कि उन्होंने उन लोगों को वैलिडेशन दे दी है जो बाबरी का ढांचा गिराए जाने के अपराध को गर्व से जोड़ करके देखते हैं। कुछ ने यह आरोप भी लगाया कि जस्टिस चंद्रचूड़ के ताज़ा बयान और 6 साल पहले के जजमेंट में लिखी बातों में ही विरोधाभास है और अब इसी विरोधाभास के चलते क्यूरेटिव पिटीशन की बात चल रही है। इसको ज़रा विस्तार से समझते हैं। केरल में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट। 27 और 28 सितंबर को एक सेमिनार यहाँ पर था। कानूनी दुनिया की नामचीन हस्तियों को बुलाया गया था। जी गोपाल भी पहुँचे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी। फिर सवाल जवाब का दौर आया। सेमिनार रूम में बैठे एडवोकेट और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के राज्यसभा सांसद हारिस बीरान ने सवाल पूछा कि क्या जस्टिस चंद्रचूड़ का ताज़ा बयान मुस्लिम समुदाय के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा नहीं है। प्रोफेसर गोपाल ने विस्तार से इसका जवाब दिया। वो बोले कि अदालत की जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले से लोगों में भरोसा पैदा करे। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके पक्ष में फैसला नहीं आया है। ये मेरी निजी राय है कि अयोध्या मामले में सही फैसला नहीं आया। अब सवाल है कि क्या हम सबको मिलकर एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करनी चाहिए? शायद करनी चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है। प्रोफेसर गोपाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने अयोध्या फैसले को अतार्किक भी बताया। बोले इस फैसले का तर्क स्थापित करने के लिए जो बातें अतिरिक्त जोड़ी गई, जिन्हें कानूनी भाषा में अडेंडम कहा जाता है, उन्हें पढ़ करके ये लगा कि ये फैसला थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र से आया है। इस अडेंडम पर किसी के साइन नहीं थे और ये पूरा फैसला ही शक के दायरे में है। प्रोफेसर ने जजों से एक अपील भी की, यही कि अपनी विचारधारा के बारे में पहले ही साफ साफ शब्दों में बता दें। किसी वैचारिक खेमे में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए। अगर अयोध्या मामले को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ के मन में पहले से ही कोई विचार था तो वो इस केस की सुनवाई से हट सकते थे। जस्टिस चंद्रचूड़ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन इस बयान से उनकी न्यायिक ईमानदारी पर सवाल तो उठते ही हैं। जी गोपाल के बयानों पर अभी तक जस्टिस चंद्रचूड़ की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब आगे की बात करते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है और अयोध्या मामले में इसका स्कोप है क्या? भारतीय संवैधानिक कानून की दुनिया के जाने माने चेहरे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली, मानवाधिकार, न्यायिक सुधार और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर लिखते बोलते रहते हैं। 2004 से 2009 के बीच नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के वाइस चांसलर रहे। 2006 से 2011 के बीच सुप्रीम कोर्ट की नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर रहे। वर्ल्ड बैंक के लीगल डिपार्टमेंट में चीफ काउंसिल की भूमिका निभा चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी काम कर चुके हैं। देश दुनिया के विख्यात शिक्षण संस्थानों में लेक्चर्स उन्होंने अपने दिए हैं। अब बात की क्यूरेटिव पिटीशन क्या चीज़ होती है। इस सवाल के जवाब के लिए पहले जानना होगा कि रिव्यू पिटीशन क्या होता है। तो हिसाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना देता है तो पहले रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है। यानी अगर किसी पार्टी को फैसले में किसी बात पर आपत्ति है तो वो कोर्ट से दरखास्त कर सकता है कि साहब दोबारा से विचार किया जाए। नए सबूतों और दलीलों के मद्देनज़र भी ये फाइल किया जा सकता है। रिव्यू पिटीशन फैसले के 30 दिन के भीतर फाइल करनी होती है। वही बेंच सुनवाई करती है जिसने ओरिजिनल फैसला सुनाया था। स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर फैसले में कोई गलती हुई है तो सुधार कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने फैसले का रिव्यू कर सकता है। इधर क्यूरेटिव पिटीशन एकदम आखिरी लीगल ऑप्शन की तरह है। इसमें जो स्कोप होता है वो रिव्यू पिटीशन के मुकाबले बहुत कम होता है। अगर ऐसा लगे कि फैसला देते समय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया तो ये पिटीशन काम आ सकती है। सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के 3 सबसे वरिष्ठ जज इसकी सुनवाई करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, याकूब मेमन, 2012 दिल्ली गैंगरेप जैसे चर्चित मामलों में इसका इस्तेमाल हुआ। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। जो आमतौर पे कानूनी प्रक्रिया होती है कि अपील और रिवीजन की,
उससे एक कदम आगे बढ़ के है, जो 2002 में रूपा हुर्रा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की बेंच ने इस प्रक्रिया को क्रिएट किया था कि अगर आपकी अपील जो है वो खारिज हो चुकी है, उसके बाद आपने कोई मैटर ऑफ फैक्ट या मैटर ऑफ लॉ की आपकी ये कोई लीगल आर्ग्यूमेंट थी वो सुनी नहीं गई, उस पर आपने रिव्यू दाखिल किया, रिव्यू आपका खारिज हो गया, लेकिन उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ, तो ये एक स्पेशल प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रक्रिया में ऐड किया है, जो कि वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि अगर आपको किसी बात पर सुना नहीं गया हो, या आप ये दिखा सकते हैं कि जज जो थे जिन्होंने आपका मुद्दा सुना, उन्होंने कोई बायस दिखाया है किसी वजह से, यानी कि उनके किसी रिलेशन में या उनके किसी हिस्ट्री में कोई कनेक्शन की वजह से बायस है, तो कोई ग्रोस इनजस्टिस हुई है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक अपील की जजमेंट, अपनी एक रिव्यू की जजमेंट के बाद आपको एक तीसरी बारी मौका देना ज़रूरी है कि आप अपनी बात रख सकें। तो कई जजमेंट्स ऐसी आई हैं। याकूब मेमन का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटिशन उनकी सुनी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पूरी जस्टिस हुई है, उनको हर मुद्दे पर सुना गया है, ताकि ये चीज़ कही जा सके। सबसे लेटेस्ट अगर आप देखें तो 2023 में यूनियन कार्बाइड यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार एक क्यूरेटिव पिटिशन लेकर गई। किस मुद्दे पर? कि आपने जो कंपनसेशन त्रासदी के विक्टिम्स को दिया है वो काफ़ी नहीं है, और क्योंकि उनके साथ ग्रोस इनजस्टिस हो रही है, अगर यूनियन कार्बाइड से और पैसा कंपनसेशन का नहीं मांगा गया, इसलिए उस मौलिक सिद्धांतों के हनन को लेकर, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को लेकर, ग्रोस इनजस्टिस को लेकर 2023 में ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा कि हाँ, जो है क्यूरेटिव पिटिशन सुनी जा सकती है। और इस क्यूरेटिव पिटीशन का अयोध्या मामले में क्या स्कोप है, हमने समझा जानकारों से। अगर हम इस पे बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये क्यूरेटिव पिटिशन आती है तो सबसे पहले कि इसमें कोई टाइम लिमिट आज तक मेंशन नहीं करी गई है, परंतु जो टाइम लिमिट होती है क्यूरेटिव पिटिशन दायर करने के, वो विद इन रीजनेबल टाइम होनी चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 6 साल बीत चुके हैं अयोध्या के जजमेंट को, और सिर्फ अब एक जुडिशियल रिमार्क जो कि एक इंटरव्यू में दिया गया है, वो एक मेरे ओपिनियन में शायद, अपनी सुप्रीम कोर्ट की सारी रिस्पेक्ट करते हुए मैं ये अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि शायद वो एक जुडिशियल रिमार्क एक फीजिबल और एक सब्सटैंटिव ग्राउंड ना बन पाए एक क्यूरेटिव पिटिशन को लेके। हमको ये भी देखना होगा कि जितने भी प्रोसीजरल नॉर्म्स होते हैं इसमें, कि हम लोग जानते हैं कि हमें नोटिस सर्व करनी होती है, हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है जब एक मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यूरेटिव पिटिशन का, तो उसमें भी बहुत सारे हर्डल्स आ सकते हैं। हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे जो ग्राउंड्स थे, अगर उससे किसी भी पार्टी को जो उस मैटर में थी उसको ठेस पहुंची है, जो उनको ये ओपिनियन है कि उनको जस्टिस पूरी तरीके से डिलीवर नहीं हुआ है, तो उन्होंने ये 6 साल का विलंब क्यों किया? उन्होंने उस 6 साल में भी उनको इसके बारे में बोलना चाहिए था। उसके बाद हमको ये भी देखना होगा कि कैसे हम, जो सबसे मेन चीज है किसी भी क्यूरेटिव पिटिशन की, कि ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, वो कैसे हम प्रूव करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक जुडिशियल रिमार्क पे। फिर हमको ये भी देखना होगा कि एक इतना समय निकलने के बाद क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करेगा, और उसको टेकअप करके फिर से, जो हम जानते हैं कि इतने साल तक ये मैटर चला था और उसके बाद एक जजमेंट आया था, क्या वो सारी प्रोसेसेस, क्या वो सारे तरीके से फिर से कंसीडर करके इसको फिर से आगे देखा जाएगा। तो ये था पूरा हिसाब किताब। पूर्व सीजेआई के बयान और उस पर आ रही प्रतिक्रियाओं ने एक नई बहस तो छेड़ दी है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं दुबई, जो है जहां से आई है दूसरी बड़ी खबर। भारत एशिया कप तो जीत गया, लेकिन ट्रॉफी अभी तक हमको मिली नहीं है। एशिया कप किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। आधिकारिक तौर पर यह कप एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, लेकिन एक व्यक्ति की जिद के कारण सवाल की सुई घूम फिरकर इसी पर अटकी है
कि कब का क्या होगा। रिपोर्ट्स छप रही हैं कि एसीसी के अध्यक्ष और पाकिस्तान सरकार में मंत्री मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी पर कब्जा किए बैठे हैं। जो जीता नहीं जा सकता उसे चुराया तो जा ही सकता है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। खबरें हैं कि नकवी दुबई में जिस होटल में ठहरे हैं वहीं पर एशिया कप की ट्रॉफी भी है। खबर है कि बीसीसीआई किसी भी तरह कप को भारत की धरती पर लाने की कोशिश में लगी है। बातें चल रही हैं कि बीसीसीआई नकवी पर दबाव बनाने के लिए दूसरे देशों की भी मदद ले सकती है। इन सब को लेकर के आज यानी 30 सितंबर को दुबई में एसीसी की सालाना बैठक हुई। बैठक में भारत, पाकिस्तान समेत एसीसी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में किस तरह मोहसिन नकवी की धुलाई हुई, क्या क्या हुआ, जानते हैं। आज एसीसी की तो मीटिंग हुई थी दुबई में, पर उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। जितनी मेरी जानकारी है और जो मैंने बाकी मेंबरों से बात की है कि बीसीसीआई के एक्चुअली जो दो अधिकारी हैं, आशीष शेलार और राजेश शुक्ला, वो बीच मीटिंग उठ गए। उन्होंने मीटिंग क्विट कर दी और अंडर प्रोटेस्ट सेइंग कि ये ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जब वो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने जब मीटिंग की शुरुआत की तो उन्होंने सबका स्वागत किया। वो कहते हैं कि मीटिंग में उन्होंने मंगोलिया को बधाई दी, एशियन जो नीचे चैंपियनशिप में खेलते हैं उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण। पर भारत को उसने वो नहीं किया, सम्मानित नहीं किया। तो उस पर आशीष शेलार जो एक बीसीसीआई के एक्स ऑफिसियो है, उन्होंने साफ अपना इस पे आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट ने अच्छा खेला और चैंपियंस ट्रॉफी एशिया कप टाइटल जीता। फिर उसके बाद ये मीटिंग में आगे बात रखा गया, आशीष शेलार ने बात रखा कि हमारे सेक्रेटरी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है आपको और आईसीसी को कि पूरी जानकारी देते हुए कि एशिया कप हमको नहीं दिया गया, और पूरी जो संज्ञान था, पूरी जो प्रकरण हुई वो पूरा एक मेल में बाकायदा भेजा गया बीसीसीआई द्वारा। और बीसीसीआई ने साफ कहा कि आप अगर हमें बताइए कब हम एक कप की ट्रॉफी ले सकते हैं, साथ में मेडल्स की, जो प्लेयर ने मेडल भी नहीं लिया है अभी तक। तो या तो आप एक काम करिए, सीधा आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में उससे आप दे दीजिए और वहां से हमारा कोई भी बीसीसीआई का अधिकारी पिकअप कर लेगा। उस पर मोहसिन नकवी ने कुछ कहा नहीं, नपातुला जवाब दिया नहीं। उन्होंने खाली गोल पोस्ट चेंज करते नजर आ रहा है। पर अब तक की जो स्थिति है उस पर यह है कि कब मेडल प्लेयरों को मिलेगा, कब एशिया कप की ट्रॉफी भारत के पास आएगी, वो क्लैरिटी अभी तक नहीं है। पर हाँ, बीसीसीआई ये मुद्दा इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं। बीसीसीआई ये मुद्दा आईसीसी की जो मीटिंग है नवंबर में, उसमें ये उठाएगा। एशिया कप के फाइनल में हम सब ने देखा कि मैच खत्म होने के बाद किस तरह मैदान पर ड्रामा हुआ। खबरें चली थी कि भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। बाद में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि पूरे टूर्नामेंट में सरकार या बीसीसीआई की ओर से हमें कोई निर्देश नहीं मिला कि अगर कोई ट्रॉफी देता है तो हम उससे नहीं लेंगे। हमने ये फैसला खुद मैदान पर लिया। एसीसी अधिकारी मंच पर खड़े थे और हम नीचे थे। मैंने उन्हें मंच पर बात करते देखा, लेकिन उनके बीच क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम। वहीं भीड़ में कुछ लोग हुटिंग करने लगे। फिर हमने देखा कि उनका एक प्रतिनिधि ट्रॉफी लेकर के भाग गया। अब आसार है कि इस विवाद की छाया महिला क्रिकेट पर भी दिखाई दे सकती है। भारत में आज यानी 30 सितंबर से महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच असम में खेला जा रहा है। 5 अक्टूबर को मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच है। सुरक्षा कारणों और हालिया विवादों की वजह से पाकिस्तानी टीम ने भारत आने से मना कर दिया, लिहाजा ये मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा। सवाल यही है कि क्या दोनों देशों की कप्तान टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाएंगी। इसी मसले पर इंडियन एक्सप्रेस में बीसीसीआई के एक अधिकारी का बयान छपा। अधिकारी का कहना है कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत को कोई खास निर्देश नहीं दिए गए। स्थिति मैच के करीब साफ होगी। आईसीसी के नियम हैं, टीम उन्हें ध्यान रखेगी। उधर मैच से पहले दोनों टीम के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन 2 अलग अलग जगहों पर, बेंगलुरु और कोलंबो में। कारण भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आमना सामना ना हो। यहाँ कप्तान हरमनप्रीत बोली कि हम केवल मैदान पर क्रिकेट खेलने पर ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं करते। यानी फैसला मैदान पर ही होगा, स्थिति और माहौल के हिसाब से। जहाँ तक बात नियमों की है तो कप्तानों के हाथ मिलाने को लेकर के कोई बाध्यता नहीं है, रिवाज है बस। पुरुष टीम ने ये रिवाज तोड़ करके एक संदेश दिया है। देखना है कि महिला टीम इसी लीग पर चलती है या नहीं। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियाँ।
चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट शाम करीब 4 बजे आई, जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। बिहार एसआईआर की फाइनल लिस्ट में करीब 47 लाख नाम नहीं है। जब 24 जून को बिहार एसआईआर का नोटिफिकेशन जारी किया गया था तब चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में करीब 7.89 करोड़ वोटर्स थे। फिर जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आई तो लिस्ट से करीब 65 लाख लोगों का नाम डिलीट किया जा चुका था, यानी तब आंकड़ा 7.24 करोड़ था। चुनाव आयोग ने इसके बाद 3.66 लाख लोगों के नाम हटाए और 21.53 लाख नाम जोड़े। इस तरह से फाइनल आंकड़ा बैठा 7.42 करोड़, यानी करीब 47 लाख की कमी। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने का तरीका भी बताया है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, डाउनलोड ई रोल पर क्लिक करके आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे। आगे की प्रोसेस आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिख रही होगी। आपको मालूम ही है कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया जून महीने के आखिर में शुरू हो गई थी, कुल 7 करोड़ 24 लाख लोगों के लिए। विपक्षी पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई थी, कहा कि ये लोगों का मताधिकार छीनने की कोशिश है, लोगों को लिस्ट से बाहर करने की कोशिश है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां विस्तार से हुई सुनवाइयों में आधार कार्ड को भी एक सबूत के तौर पर, दस्तावेज के तौर पर शामिल करने पर चर्चा हुई, क्योंकि एसआईआर के लिए जरूरी 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को शुरू में शामिल नहीं किया गया था। विपक्षी पार्टियों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आधार कार्ड शामिल किया जाए। इस बीच बिहार एसआईआर की एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। चुनाव आयोग ने बताया कि इनमें से कई लोगों का निधन हो चुका है, कई लोग स्थायी तौर पर कहीं और रहने चले गए हैं और कई एंट्रीज डुप्लीकेट थी। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का एक बयान चर्चा में है। बयान मुंबई में 2008 में हुए हमलों को लेकर है। चिदम्बरम ने एबीपी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद मेरे मन में भी बदला लेने का ख्याल आया था, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई न करने का फैसला लिया। मुंबई आतंकी हमले के 3 दिन बाद पी चिदम्बरम ने गृह मंत्रालय का पदभार संभाला था। अगले 4 बरस वो देश के गृह मंत्री थे। वो बोले कि पूरी दुनिया का दबाव था, भारत को युद्ध न करने के लिए समझाया जा रहा था। उस वक्त अमेरिकी विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस दिल्ली आई हुई थी, उन्होंने एक्शन नहीं लेने को कहा था। चिदम्बरम ने कहा कि उस वक्त विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई न करने का फैसला लिया। चिदम्बरम के इस बयान पर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस पर देश को गलत तरीके से हैंडल करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर लिखा, 17 साल बाद पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने वही कबूला है जो देश जानता था। 26/11 आतंकी हमले को बाहरी दबाव के चलते ठीक से हैंडल नहीं किया गया। अगली सुर्खी, लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटना हुई है। लंदन के टेवीस्टॉक स्क्वायर में लगी उनकी मूर्ति पर आपत्तिजनक ग्राफिटी लिखी हुई मिली। मामला सामने आते ही लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन हरकत में आया। तोड़फोड़ की शिकायत स्थानीय अधिकारियों से की। हाई कमीशन ने घटना की निंदा की। कमीशन ने एक्स पर लिखा, ये केवल तोड़फोड़ नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से 3 दिन पहले अहिंसा के विचार और महात्मा गांधी की विरासत पर एक हिंसक हमला है। उच्चायोग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। चीज़ें ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि 1 अक्टूबर से बिहार पर हमारी विशेष सीरीज़ आ रही है। उसका नाम है हम बिहार के लोग। उसका पहला एपिसोड 1 अक्टूबर को आएगा, जिसमें भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री पर बात की गई है। ज़रूर देखिएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।